नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जीवन में आप संघर्ष जरूर कर रहे होंगे और संघर्ष से ही विजय प्राप्ति होती है। तो हम लोग मेरे माटी के लाल का नया एपिसोड लेके आए हैं आपके सामने। और आज हमारे साथ हैं प्रमोद भैया। प्रमोद भैया का परिचय जानेंगे, इनका संघर्ष जानेंगे और इनकी कहानी से सीखेंगे कि हम और आप सभी लोग अपने जीवन में और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो प्रमोद भैया, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं बिहार का रहने वाला, बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की धरती से हूँ। और हमारे जीवन की यात्रा को अगर मैं देखूं तो इसे दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक सामाजिक दायित्व, दूसरा प्रोफेशनल कैरियर जो हमारी जिंदगी का रहा है, यात्रा वृतांत रही है। मैं अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा अपने गांव के ही स्कूल से किया और प्रतिभा के धनी रहे। अपने क्लास में हमेशा प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान को प्राप्त करते रहा। फाइनली जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो अपने क्लास में सर्वप्रथम आया, अपने स्कूल का तो सर्वप्रथम रहा। और इसके बाद जो पढ़ाई के दौरान जो परेशानियां आई, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। जब मैं क्लास 4 का था उस समय हमारे पिताजी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए और उनकी अवस्था इतनी खराब हो गई, डिक्लेयर्ड हो चुके थे कि ही विल नॉट बी मोर, वो शायद बच ना पाए। तो क्लास 4 की उम्र में अपने 3 भाई और एक बहन में बड़ा पुत्र होने के नाते हमारी ही उम्र की क्या हो सकती है, इसकी आकलन आप सब कर सकते हैं। और उस समय परिवार की दायित्व माताजी और पिताजी के साथ, माताजी तो पिताजी की सेवा में लगी रहती थी, उसी में अपने को तीनों भाई और बहनों के साथ पढ़ाई करना और घर का काम काज करना। खेतिहर परिवार से था, पिताजी एक प्राइमरी स्कूल टीचर हुआ करते थे, तो खेत का भी काम करना पड़ता था। खेत का काम कंप्लीट करके स्कूल जाना पड़ता था और स्कूल का जो क्लास का होमवर्क होता था उसे भी पूरा करके, लेकिन कभी भी मेहनत से परहेज नहीं किया और अपने क्लास में हमेशा प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान हमेशा प्राप्त करता रहा। क्लास 4 का बता रहे हैं कि चौथी कक्षा में आप थे। तो चौथी कक्षा में जो है मतलब चौथी कक्षा का मतलब बहुत ज्यादा तो 10 साल के आप रहे 10 साल हैं। के रहे थे। तो मैंने जीवन में संघर्ष, और जबकि पिताजी आपके शिक्षक थे, प्राइमरी टीचर। तो शिक्षक होने के शिक्षक का मतलब था, एक निश्चित तनख्वाह थी और खेतिहर परिवार आप बता रहे हैं कि सब कुछ माने ठीक ठाक था। उसके बाद भी जब पिताजी के ऊपर ये विपदा आन पड़ी तो पिताजी की विपदा पूरे परिवार की विपदा हो गई। मतलब आपके चेहरे पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक भाव है, एक मेहनत का मजदूर का भाव हम कहेंगे कि वो दिख रहा है। तो वो उसकी शुरुआत बचपन से हो चुकी थी। हुई। जी बताएं, आगे बताएं। तो क्लास 4 की परीक्षा में पिताजी की, जैसा आप बताए कि जब पिताजी पूरी तरह बीमार हो गए, पिताजी की तनख्वाह भी बंद हो गई। तो पूरी तरह घर की व्यवस्था खेती पर ही आके की रह गई। और दादाजी उस समय हमारे जिंदा थे, तो दादाजी के साथ जो है खेतों का भी काम देखना। दादाजी भी उम्र दराज थे तो सारी काम वो कर नहीं सकते थे, तो हम सबका भी ये दायित्व होता था। किसान खेत में काम कर रहा है तो जानवर को लेके जाना, जानवर को सुबह उठ के खिलाना, जानवर खेत पर पहुंचाना, ये सारी काम हम बच्चों को मिल जाती थी कि आप काम करने वाले मजदूर को खाना पहुंचाओ, स्कूल जाने के पहले, स्कूल आने के बाद गाय के लिए घास भी काटनी है, काट के लाना है, इसके बाद फिर लालटेन जलाना है, पढ़ाई करनी है। और वो बिजली का युग भी नहीं था, लालटेन जलाना, लालटेन साफ करना, ये आपकी दायित्व थी। ये संघर्ष करते हुए मैं क्लास
10 की परीक्षा पास की, अच्छे नंबर से पास किया, तो दाखिला होने की बात आई तो बहुत लोगों का सजेशन हुआ कि आपके नंबर बहुत है तो आप टीचर्स ट्रेनिंग कर लो। तो कोई बोले कि आप ITI कर लो, कोई बोले कि कुछ डिप्लोमा कर लो। इस तरह की बातें हमेशा चलते रहती थी। पिताजी चूंकि शिक्षक थे, उनकी भी महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी। तो उस दौरान जो है, ये मैं कहूँगा कि ये कॉल हमारे पिताजी का ही था कि चूंकि नंबर अच्छा आया है तो पढ़ाई अच्छा करे। और फिर मेरी दाखिला साइंस में हो गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पढ़ाई चालू हुई। कहाँ पे किए? ये भागलपुर के TNV कॉलेज भागलपुर में हमारी पढ़ाई चालू हुई। वहाँ से मैंने पास किया। ISC उस समय हुआ करता था, +2 का कोई कंसेप्ट नहीं था। जी। और ISC पास करने के बाद, उसके बाद जो है हम लोग फाइनली जो है BSc में मैंने एडमिशन लिया था। BSc ISC करने के बाद जब पहली बार इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, तो गांव का लड़का इंजीनियरिंग कितने जगह की पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग का, ये मेरे को समझ ही नहीं था। नहीं, ये कब की बात है? आप इंजीनियरिंग का कौन सा उस समय एग्जाम होता था? ये कब? ये IIT का एग्जाम होता था, बिहार इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, यूपी इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, रुड़की का एग्जाम होता था। ये सारे एग्जाम से हम लोग वाकिफ नहीं थे। हमको सिर्फ ये पता था कि बिहार की इंजीनियरिंग होती है और बिहार इंजीनियरिंग में आपको सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करनी। तो ये किस समय की बात है प्रमोद ये भैया? 87-88 की बात है। 87-88। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे हम आज की पीढ़ी के बच्चों से बात करना चाहेंगे। हम लोग देखते हैं कि बच्चे बड़ा जल्दी गिव अप कर देते हैं कि भाई जो है हमसे ये मैथ नहीं लिया जाएगा, हमसे साइंस नहीं लिया जाएगा। और 1987 की अगर हम बात करें तो आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। ये वीडियो आप तक जाने कब पहुंचेगा? मतलब एक अरसा गुजर गया इस बात को। और एक आदमी, भागलपुर आज भी बहुत ज्यादा आगे नहीं है विकास के पृष्ठभूमि पर। तो वहां पे एक आदमी संघर्ष करता है और आप देखिए कि उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो आज के समय बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे कर लें, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करते हैं। हाँ प्रमोद भैया बताएं। तो उस समय हमने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, बिहार इंजीनियरिंग की परीक्षा दी। हाँ। दुर्भाग्यवश हमारे साथ जितने लोग थे, +2 के एग्जाम में हमारा यूनिवर्सिटी में भी अच्छा रैंक रहा था, तो सारे मित्र सेलेक्ट हो गए। पता नहीं क्या कारण हुआ, आज तक पता नहीं चला वो। और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं थोड़ा निराश हो गया कि अब मेरा क्या होगा। फिर पिताजी बोले कि अगर आप हिम्मत का हारोगे तो मेरे ही तरह टीचर बनना पड़ेगा। नहीं, ये उस समय रोजगार तो बहुत कम लोगों के पास था। कम लोगों के पास था। तो पिताजी का एक सेंटेंस मेरे को याद आता है। तो पिताजी ये बोले कि अगर आप हिम्मत हारोगे तो मेरे तरह टीचर बनोगे, और जो समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है वो तुम्हारे बच्चों को भी झेलना पड़ेगा। थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ वो दिन को याद करके। मैंने पिताजी की बात मानी और आगे की पढ़ाई मैंने शुरू की। फिर भी मेरे को लगता था कि नहीं, अब इंजीनियरिंग नहीं करना है, अब मेरे को BSc करना है। मैं BSc में मैं एडमिशन ले लिया TNV कॉलेज भागलपुर, मैथमेटिक्स ऑनर्स में पढ़ाई करता था। क्लास जाता था। हमारे एक प्रोफेसर थे कामाख्या प्रसाद, तो केमिस्ट्री के क्लास में जब वो आते थे तो मैं कुछ जवाब देता था, तो वो बोलते थे इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दिया। कोई नहीं, हम लोग एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, कोई नहीं। हाँ। तो पिताजी की वो उक्ति हमेशा याद रहती थी और मैंने पुनः प्रयास किया। कामाख्या बाबू बोलते थे कि तुमने इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दिया। तो मैंने बोला कि दिया लेकिन हुआ नहीं, और अब मैं BSc करूंगा, BPSc करूंगा। शुभचिंतक थे, बोले BSc भी होगा, आप इंजीनियरिंग भी दो।
आपका इंजीनियरिंग में हो जाएगा। फिर हमने इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, आईआईटी भी दिया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का भी एग्जाम दिया, बिहार इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, और हमारा सिलेक्शन आईआईटी में तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन बिहार इंजीनियरिंग में हुआ और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में हुआ। आईएसएम धनबाद जो कि आज के समय में आईआईटी बन चुका है, उसके प्रमोद भैया प्रोडक्ट रहे हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे ये भावुक हो गए हैं जब इनके प्रोफेसर की बात होती है, कामाख्या बाबू की बात होती है, पिताजी की बात होती है। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु पिता से ऊपर है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं मेरा भी रोआ खड़ा हो जा रहा है। टीचर हर युग में पूजा जाता है। टीचर इंसान नहीं है, हाड़ मांस का शरीर नहीं है, लेकिन टीचर और टीचिंग के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन को अपनाए हुए हैं, प्रोफेशन आज के समय उसको कहा जा रहा है, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि 1% ही सही लेकिन ईमानदारी रखिए। आप युग परिवर्तन कर रहे हैं, आप किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप दुनिया बना रहे हैं जी। तो ये फिर मेरा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में सिलेक्शन हुआ और मैंने वहां दाखिला लिया। इस दौरान भी मेरे सामाजिक दायित्व के बहुत भार आए हमारे ऊपर। जैसे हमारा संयुक्त परिवार था, हमारे चाचा थे, उनके बच्चे थे, हमारे भाई बहन थे। मैं तमाम लोगों बच्चों को साथ रख के पढ़ाया भी करता। आईएसएम में एडमिशन हो गए, घर में खुशी आई, सारा माहौल खुशनुमा हो गया। इसके बाद आईएसएम की यात्रा प्रारंभ हुई। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की परीक्षा, इंजीनियरिंग का एग्जाम पास किया, और आईएसएम से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद पुनः एक संघर्ष की दौर चालू हुई। ये 93 की बात है। मैं आईएसएम धनबाद से पास किया और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लागू हुई थी। आईएसएम का ये इतिहास रहा है कि फाइनल ईयर में लोगों की सिलेक्शन हो जाती थी। हम लोग जब दाखिला लिए तो ये देखे कि हमारे सीनियर की नियुक्ति हो जा रही है, तो हम लोग भी उम्मीद करते थे कि जब पास करेंगे तो नौकरी हो जाएगी। दुर्भाग्य ऐसा था कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, कैंपस इंटरव्यू बंद हुआ और हम लोगों का सिलेक्शन कैंपस में नहीं हुआ। पुनः हमारे सारे मित्र लोग कहीं कहीं जो है छोटी मोटी नौकरी करने लगे। उसी दौरान मैं गोवा में भी गया था। गोवा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरशिप की वैकेंसी निकली थी, मैंने उसमें अप्लाई किया था। वहां गया तो वहां जाने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा वजह जो हम पाए कि चूंकि हमारा बैकग्राउंड गांव से था और हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी। इंटरव्यू तो दिया, टेक्निकली अच्छा किया, लेकिन जो फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए उसमें हम कहीं मात खाए और मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। फिर कुछ लोग बोले कि गोवा आ गए हो, नौकरी तो है नहीं। तो एक ट्रिम्बलो करके कंपनी हुआ करती थी, तो बोला उसमें जाकर के आप इंटरव्यू दो, कहीं उससे नौकरी मिल जाए। गया मैं वहाँ नौकरी, तो बोला ये 93 की बात बताऊंगी, 1350 रुपये पर मंथ मिलेंगे और 5 रुपये साइकिल अलाउंस मिलेंगे। काम क्या था? काम था खदान में आयरन ओर की माइंस थी, उसमें ब्लास्टिंग का काम देखना था। तो मतलब चलो कम से कम एक गनीमत थी कि हाँ, माइंस से रिलेटेड जो पढ़ाई पढ़े थे उससे रिलेटेड था। 1350 रुपया, मतलब आदो राम बनो तपो वनादि गमनम वाली बात हो गई कि पिताजी शिक्षक थे। पिताजी ने कहा कि भाई ऐसा पढ़ लो कि शिक्षक ना बनना पड़े। लास्ट में शिक्षक की नौकरी भी नहीं मिली, और अब हमारा हीरो जो है वो 1350 रुपए में ब्लास्टिंग का काम देख रहा है। उसके बाद कुछ दिन तो मैं करने का सोचा वहाँ। फिर पिताजी से बात किया। उस समय तो टेलीफोन का युग था नहीं, टेलीफोन मोबाइल हुआ नहीं करता था।
बूथ से जाकर के गांव में किसी को फोन किया कि पिताजी से बात कराइए। तो बात हुई, तो उसके बाद पिताजी बोले कि एक बार आ जाइए, उसके बाद तब जाइएगा आप। हम बोले ठीक है, आ जाता हूँ। आने के बाद जब मैं आया तो आईएसएम धनबाद में एक बंदोपाध्याय करके प्रोफेसर हुआ करते थे, उनको जाके बोला कि सर 1350 की नौकरी वहां मिल रही है, सो वो तो वहां गोवा में रहना होगा, अगर आप कुछ काम दे दें तो मैं आपके साथ काम करूं। उस समय एक एसएनटी प्रोजेक्ट हुआ करता था जो प्रोफेसर बंदोपाध्याय के पास था, तो बोला कि ठीक है तुम मेरे साथ काम करो, 1200 रुपया तो मैं ही दे दूंगा। तो कुछ दिन मैं उनके साथ काम किया और आईएसएम में रहना प्रारंभ किया। रहने का जगह मिल गया, खाने का व्यवस्था हो गया और पढ़ाई चालू हुई। उसके बाद कोल इंडिया की इंटरव्यू हुई, कोल इंडिया में सिलेक्शन हो गया। तो कोल इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद मेरी प्रथम नियुक्ति सीसीएल में हुई। और एक मिनट, आप अगर चमत्कार पे यकीन नहीं करते हैं तो आपका जीवन समझ लीजिए व्यर्थ हो गया, क्योंकि ईश्वर मौजूद है और ईश्वर चमत्कार करता है। संघर्ष और दुख की कहानी में अचानक से एक बड़ा मोड़ आ रहा है। कोल इंडिया, जो कि नवरत्न कंपनी है, कोल इंडिया में हमारे हीरो प्रमोद भैया की नौकरी लग गई है। तो एक बार ताली बज जाए भाई, बधाई हो जाए। हाँ, अब बताइए। पहली नियुक्ति हमारी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में हुई। हमारी पोस्टिंग बोकारो एंड करगली एरिया से प्रारंभ हुआ। अब गांव से चल के शहर की ओर भी आ गए, नौकरी भी मिल गई और घर में खुशी हो गई कि अब बेटा नौकरी करना शुरू कर दिया है। तो बड़े बेटे के नौकरी करने के साथ उसके ऊपर जो दायित्व की बोझ आती है, वो सारी दायित्व की बोझ मेरे कंधों पर आ गई। बहन हमारी थी, बहन की शादी करनी, भाई लोग सेटल नहीं था, उसको सेटल करना, ये सारी समस्याएं सामाजिक मेरे ऊपर आ गई। पिताजी हालांकि सर्विस में थे, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी कम थी, वो सारे लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते। और उसके साथ साथ हमारे चाचा जी बिल्कुल बेरोजगार थे, उनके परिवार की दायित्व भी पिताजी के कंधों पर ही थी। तो जो उनकी सैलरी की अधिकांश भाग चाचा जी के परिवार को और अपने परिवार को चलाने में ही लग जाता था, तो वो कहाँ से उनकी दायित्व कोई पूरी होती। इसी बीच 1994 में हमारी नौकरी की शुरुआत हुई, लेकिन परेशानियों का दौर खत्म नहीं हुआ। 1996 में ये काली रात, काली दिन कहूँगा मैं, रात नहीं कहूँगा, दिन के 1 बजे हमारे खदान में दुर्घटना हुई और मैं उसका प्रभारी था। और उस खदान से में 2 मजदूरों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। 2 साल की नौकरी, वो दुर्घटना खदान का, जिसमें आज भी मैं ये कह सकता हूं कि मूलतः मेरी कोई गलती नहीं थी और ईश्वर ये देख रहे थे। थोड़ी देर के लिए बहुत परेशानी तो आई, हमारे मित्र गण बहुत मदद किए उस समय। नहीं तो उसमें आपका जब नौकरी मतलब 2 लोगों की मौत हो गई, तो विभाग ने क्या कोई कार्रवाई की? हाँ, तो 2 लोगों की नौकरी का मृत्यु के बाद यहाँ प्रोसेस चालू हो जाता है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिए गए। उस समय कोयला मंत्री श्रीमती कांति सिंह हुआ करती थी और वो दिन था जिसमें वो राजरप्पा विजिट की थी और राजरप्पा में थी। पता चला कि सीसीएल में एक दुर्घटना हो गई है और उसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो मंत्री होने के नाते उन्होंने ये सीएमडी को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर कार्रवाई करके और मंत्रालय को सूचित करे। और मैनेजमेंट ने आनन फानन में मेरे को सस्पेंड भी किया, सस्पेंड करके और इसके बाद मंत्रालय को सूचित किया होगा। लेकिन जिस दिन दुर्घटना हुई थी उसमें जो काम करना था, मजदूरों को बाहर निकालना, मजदूरों को बचाना, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अंदर में क्या बातें हुई थी, क्योंकि खदान था, खदान में जो चीजें हैं, दुर्घटना, हम प्रकृति के खिलाफ खेलते हैं,
प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं, तो वो चूक कहीं ना कहीं हुई थी और वो इंटेंशनली नहीं थी, हमारा नहीं था। हमने वो सारी इंस्ट्रक्शन पास किया था अपने सुपरवाइजर्स को, यहाँ पर लोडिंग नहीं कराना है। इसके बावजूद मजदूरों की जबरदस्ती, उन्होंने जाके लोडिंग किया, दुर्घटना हुई, 2 मजदूर मरे। मैंने सबको लाया, जो घायल थे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसमें काफी परेशानी हुई, मजदूरों का जमावड़ा हो गया कि ये यही विक्टिम हैं। उस दौर भी मैंने पार किया। उसके बाद ड्यूटी नॉर्मल से अपने जनरल मैनेजर से मिला तो बोला कि ठीक है, ये दुर्घटनाएं होती है, आप अपना नौकरी करो। और मैं दिनचर्या की तरह नौकरी कर रहा था। अचानक मेरे को पता चला, मेरे को पता नहीं चला, मैं ड्यूटी में था रात की शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। 11 बजे रात में जब मैं वापस लौटा तब पता चला कि मेरा सस्पेंशन लेटर सर्व हो चुका है और मेरे रूम में डाल दिया गया है। तो मैं जब आया तो हमारे मित्र, जो आज भी हमारे परम मित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो खाना खा लेते हैं। खाना वाना खाया, मैं, मेरे को कुछ नहीं बताया। जब सोने जा रहा था तब बताया कि वो अपनी जिंदगी की कुछ कहानियां बता करके मेरे को नॉलेज में लाया कि कुछ आपके ऊपर कुछ लेटर आया है, चलो सुबह देखना। तो मैंने देखा कि ठीक है, सुबह ही देखा जाएगा। फिर मन नहीं माना, रात में ही देखा कि भाई क्या हुआ है। तो देखा कि यू आर हियर बाय सस्पेंडेड। अब सस्पेंशन, आप सोच सकते हैं कि 2 साल की नौकरी और सस्पेंशन लेटर हाथ में, क्या अनुभूति रहा होगा मेरा। फिर भी एक नौकरी पेशा में, नौकरी पेशा होने के नाते हम लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रमोद भैया की कहानी में आप देख रहे हैं कि एक आदर्श पिता है और उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी है। आदर्श शिक्षक हैं और उनके साथ बहुत सारी आकांक्षाएं, और अब एक मित्र मिलता है जो विपत्ति में सहारा बनता है। लेकिन इन सब के बीच में एक आदमी का अनवरत संघर्ष चला जा रहा है कि वो, आप इसको कह सकते हैं कि मेरी गलती क्या है, कि वो एक मेधावी छात्र है। मेधावी छात्र होने के बाद भी उसको संघर्ष करना है नौकरी पाने के लिए। उसके बाद जब नौकरी लगती है, पूरे परिवार की उम्मीदें उसी पे टिक जाती हैं कि अब जो करेगा यही करेगा। और वहां पे 2 साल बाद एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि कुछ लोग मर जाते हैं। किसी भी कार्यालय में इस तरह की दुर्घटना के बाद जो गया सो गया, वो तो गया। जिसके ऊपर लांछन लगता है वो भी अपने आप की यही लीला खत्म कर लेता है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि प्रमोद भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनको एक मित्र मिले हैं, वो हमारे दुबे बाबा है। उनकी भी कहानी लेंगे एक दिन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पद पे है इस समय। तो प्रमोद भैया आप आगे बताएं। उसके बाद जो है सस्पेंशन हो गया। मैं सुबह सुबह अपने जीएम के पास गया कि सर ये क्या हो गया, हमारी कोई गलती नहीं। वहां पर जो सांत्वना मिलनी चाहिए, आज मैं उसी पथ पर हूं। जो सांत्वना एक जूनियर बच्चे को मिलनी चाहिए, उसके बजाय मेरे को डांट मिली। माइनिंग की पढ़ाई किए हो, नौकरी करने आए हो, तनख्वाह पाते हो, सस्पेंशन हुआ है, सस्पेंशन स्वीकार करो और जीएम को रिपोर्ट करो और सब्सिस्टेंस अलाउंस लेकर के अपनी लड़ाई को, नौकरी ड्यूटी शुरू करो। समझ में नहीं आया क्या करता क्या। जगह जगह गया, जगह जगह लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमें बचाइए, हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट की ये रवैया रही कि हमें जो मदद करता था उसे बुला करके भी डांट दिया जाता था कि आप उसको मदद नहीं करोगे। उसी में हमारे कुछ मित्र थे जो हमारे साथ छाया बन के रहा, और उसी में से एक मित्र है अमित दुबे। फिर इंक्वायरी फेस हुआ, इंक्वायरी चला, जवाब देना पड़ा।
फिर जवाब बनाने के लिए वो जवाब कौन बनाएगा, उसके लिए धनबाद जाकर के एक मुखोपाध्याय प्रोफेसर हुआ करते, डीजीएमएस के डीजी हुआ करते थे, उनसे मिले, उन्होंने जवाब बनाया, जवाब बना करके दिया। फिर भी मैनेजमेंट चार्जशीट फ्रेम किया, इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हुआ। ये दौर काफी लंबा चलता रहा और सस्पेंशन जो मिला था, सस्पेंशन के लिए इतनी परेशानी, कुछ अनुभव नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे मित्र जो है इसमें काफी आए और मेरे साथ काफी मदद की है। हम सब ऑफिसर के डोर टू डोर घूमे कि हमारी कोई गलती नहीं है, आप बचाओ। मैं इतना घूम गया था कि मेरे को एसोसिएशन का चुनाव लड़ने के लिए लोग प्रेरित कर दिया। एक विक्टिम। हाँ, एक विक्टिम। हाँ। और मेरा सस्पेंशन जब गया तो फिर हमारे विधायक हुआ करते थे बेरमो के, राजेंद्र बाबू, हमारे मित्र बोले कि चलो कहीं रास्ता नहीं मिला तो अब राजेंद्र बाबू के पास चलते हैं। मैं इस विचारधारा का नहीं था कि मैं किसी नेता के पास जाऊं। हमारा मित्र बोला कि नौकरी तो छोटी है, कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन नहीं, आप ब्रेक ले लीजिए। लेकिन आपका जो सोच है, आपकी जो जिद है वो बहुत बड़ी है। इस बीच परिवार से क्या बातचीत हो रही थी? परिवार, क्योंकि ऐसे समय में परिवार, देखिए आपने जो बताया कि परिवार तो आपके आपके ही सहारे खड़ा था और अब सारे लोग रिलैक्स हो चुके थे, फिर ये दुर्घटना हो गई। और शादी हो चुकी थी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं। मतलब एक, चलो एक तरफ से राहत थी, हाँ, कि भाई चलो एक, क्या कहते हैं, नहीं तो पत्नी का भी हो जाता है जिम्मेदारी। और अब हम इस कहानी में देख रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें स्वीकारनी पड़ रही हैं जो इनके इथिक्स में, इनके नैतिकता में नहीं थी। एक किसी नेता के पास जाना और उसका हाथ जोड़ना, जबकि अपना कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या करें, सिस्टम हम ही लोगों ने बनाया है इस देश में, और पूरी दुनिया में इसी तरह का हम लोगों ने सिस्टम बनाया है। कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें भी पांडव सब सही होने के बावजूद भी हर जगह अपनी याचिका लेके चल रहे थे। तो हमारे अर्जुन प्रमोद भैया अभी देखिए याचिका लेके कहाँ पहुंचते हैं। जी बताइए। फिर हमारा मित्र हमें राजेंद्र बाबू के यहाँ लेके गया। राजेंद्र बाबू उस समय बहुत पावर में हुआ करते थे, उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता था। राजेंद्र प्रसाद सिंह इंटक के बहुत बड़े नेता हुए। बहुत बड़े नेता। हाँ। हम दोनों मित्र जब पहुंचे तो उसके बाद अपनी समस्याओं को बताए, तो उनका दामाद भी हमारे ही आसपास ज्वाइन किया था। बोला आप मेरे दामाद के साथ ज्वाइन किए हैं तो आप तो मेरे दामाद तुल्य हैं, मैं आपको मदद करूंगा। ये भरोसा लेकर के हम लोग वहां से आए। इसी बीच हमारे पिताजी का भी आगमन हो। बंद करो यार, नहीं होगा। ठीक। बड़ा ही भावुक क्षण है इस समय। सस्पेंडेड ऑफिसर है प्रमोद भैया, और इस राजेंद्र बाबू जो कि बहुत बड़े नेता, उनके पास गए हैं और उन्होंने कहा कि मेरे दामाद के साथ आप ज्वाइन किए तो मेरे दामाद तुल्य हैं। इसी संघर्ष के समय में पिताजी का देहावसान हो जाता है इनके। देहावसान नहीं, अच्छा, पिताजी आ गए। अच्छा सॉरी, माफ करिएगा इस बात के लिए। पिताजी आ गए, और पिताजी का आना माने पिताजी एक आदर्श हैं, एक शिक्षक, जिनके लिए मतलब उनका बेटा अगर सस्पेंड हो गया तो एक कालिख लगने जैसा हो गया। तो ये बड़ा मतलब इसके बारे में सोच पाना भी बड़ा असंभव सा लगता है, क्योंकि एक शिक्षक अपने आदर्शों को जीता है। जी आगे बताएं। पिताजी सुबह सुबह पहुंचे तो मैं तो चूंकि उसमें 3 तरह का केस होता है जब एक्सीडेंट होता है किसी खदान में। जी।
एक मैनेजमेंट का इंक्वायरी होता है, दूसरा एक पुलिस केस भी होता है जी। तो पुलिस अरेस्ट करने के लिए हमेशा परेशान करती थी, तो मैं अपने कमरे में नहीं सोया करता था। पिताजी का आगमन हुआ, हमारे मित्र को पता चला, तो हमारे कमरे में पिताजी को बैठाया गया, तो बोला प्रमोद नहीं दिख रहा है। तो बोले ठीक, आ रहा है। फिर तो मैं आया, उसके बाद पूरी हिम्मत से रहा, उनके साथ खाना पीना खाया और उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि हम सस्पेंड हैं। वो जिस उम्मीद से आए थे मेरे पास, वो उम्मीद उनकी पूरी की गई। हमारी चचेरी बहन की शादी तय हुई थी, नहीं होगा भाई। फिर हाँ, पिताजी एक्चुअली पहुंचे थे कि उनके भाई की बेटी की शादी तय हो गई थी और चाचा जी उस समय अड़ गए थे कि हम अपने हिस्से का जमीन बेचेंगे हाँ, और अपनी बेटी की शादी करेंगे। पिताजी नहीं चाहते थे कि जमीन बिके और उनको ये उम्मीद थी कि मेरा बेटा तो इंजीनियर है और ये मैं उनके पास जाऊंगा और उसे पैसा लेके उसकी शादी में करा दूंगा और जमीन बिकने से बचा लूंगा। परिवार नहीं टूटना है, परिवार जमीन नहीं टूटना बिकनी है, लेकिन एक ऐसे आदमी के पास मदद के लिए जा रहे हैं जो खुद जमीन नहीं है जिसके पास खड़े होने के लिए। 23 साल का युवा जो है, पिताजी आते हैं और इन्होंने 50 साल के से ऊपर के आदमी की मैच्योरिटी दिखाई। इस भावुक क्षण को मैं थोड़ा सा छीन रहा हूँ। वजह है, पिताजी से हाँ, जब मैं मिलने आया तो पहले तो देख करके थोड़ा भावुक हुआ, लेकिन अपने आप को रोका और मैंने शो किया कि कोई बात नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ और उनको पता ही नहीं चलने दिया कि मैं सस्पेंड में हूँ। अन्ना ही मेरे मित्रों ने उनको बताया कि प्रमोद सस्पेंड है। इवन मैंने ये कहा कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ और ड्यूटी से आता हूँ, क्योंकि मेरी तो सस्पेंशन हो चुकी थी, ड्यूटी जाना कहाँ था। हमारे मित्र लोग लगे रहे पिताजी के साथ और मैं ड्यूटी के बहाने मैं चला गया, सोचा कि ज्यादा देर अगर रहूंगा इनके साथ तो बहुत तरह की चीजें होगी। तो मैंने पूछा बाबूजी क्या पर्पस क्या है, और बोला नहीं आपसे मिलने आया था और कुछ इस तरह की बातें थी। तो बोला अच्छा अच्छा, तो क्या करना है। तो बोला कि आप अगर 10,000 रुपया मेरे को दे दीजिए तो उसका जमीन बिकने से बचा देंगे। तो हम बोले अच्छा 10,000 रुपया चाहिए आप। बोला हाँ। फिर हमारे मित्र ने 10,000 रुपया दिया। हम बोले कि इनको 10,000 रुपया दो और इनको जाके बोकारो में बस पकड़ाओ। वो शाम में पिताजी को लेके बोकारो गया, 10,000 रुपया पिताजी को दिया और पिताजी को गांव भेज दिया। पिताजी को जरा सा भी पता ही नहीं चला कि ये सस्पेंड है कि क्या है, नॉर्मल नौकरी चल रहा है। फिर आकर के घर में शादी ब्याह का जो माहौल था, शादी ब्याह हुआ। हमको बोला गया कि आप आइए, लेकिन हम तो जा नहीं सकते थे, तो मैंने असमर्थता जाहिर की। तो उससे भी लोगों को नहीं पता चला कि असमर्थ इसलिए है कि नौकरी है, ड्यूटी है, नहीं छुट्टी मिला, नहीं आया। ये दौर, ये इतनी परेशानी में भी एक सामाजिक दायित्व, चचेरी बहन की शादी, वो भी अपनी बहन की शादी नहीं, चचेरी बहन की शादी में पैसे, जबकि सस्पेंशन के पीरियड में पैसा मेरे पास भी नहीं था। प्रमोद भैया बड़ा दुख की कहानी है। 10,000 रुपया दे करके मैंने उनको भेजा और वो अमाउंट 10,000 रुपया बहुत बड़ा होता था उस समय, जब 2250 के बेसिक में हम लोग ज्वाइन किए थे। 10,000 रुपया जमा करने में कम से कम 5 महीने लगते थे। तो संजोग था हमारे मित्र के पास पैसा था, उन्होंने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, आप चिंता मत करो। और वहां से ये संघर्ष हुई और उस संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि उसके बाद एसोसिएशन का चुनाव हुआ। आज भी एसोसिएशन का चुनाव लड़ा। हमारा मित्र अमित दुबे है, उसका एक स्कूटर हुआ करता था, उसी से पूरी माइनिंग एरिया में घूम घूम करके प्रचार करना कि हमें वोट दीजिए। और फिर एसोसिएशन में एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया
और एसोसिएशन में भारी मतों से विजय हासिल हुआ। उसके बाद सस्पेंशन, इसी दौरान राजेंद्र बाबू का कमिटमेंट था कि मैं आपको मदद करूंगा। जो जेसीसी बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें मजदूरों की समस्याओं का डिस्कशन होता है, उसमें राजेंद्र बाबू ने मेरे सस्पेंशन के ऊपर डिस्कशन किए और हमारे प्रबंधन को ये बोला कि सारी महकमा जो कि 25 साल से नौकरी कर रही है आपके कंपनी में, आपके माइंस में, वो कतई दोषी नहीं है। कल 2 साल का लड़का जो इंडस्ट्री में आया है, कल का भविष्य है, वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ का न्याय है? उसका सस्पेंशन अविलंब तोड़ा जाए, नहीं तो इसका आंदोलन हम मजदूरों के द्वारा भी करवाएंगे। ये इनजस्टिस हुआ है उसके साथ। राजेंद्र बाबू की चूंकि बहुत बड़ी पकड़ थी, हम लोग राजेंद्र बाबू का इंतजार कर रहे थे रांची में। राजेंद्र बाबू निकले, उसके बाद बोले मैनेजर साहब चिंता मत कीजिए, आपका सस्पेंशन रिवोक होगा। और शाम के 8 बजे मेरे को चिट्ठी मिली कि सस्पेंशन रिवोक हुआ। इसके बाद फिर हमने जा करके अपनी सेवा का योगदान दिया। ये संघर्ष जो है चलता रहा और उसके बाद तब मैंने निर्णय लिया कि अब सीसीएल में नहीं रहना है, मेरे को सीएम पीडीएल या और कहीं ट्रांसफर या नौकरी दूसरा चेंज करने की बात सुनी। उसके बाद समय बदला, धीरे धीरे मेरी शादी हो गई। उस समय यूपीएससी का नशा चढ़ा हुआ था कि यूपीएससी देना है। फिर डिसीजन हुआ कि नहीं छोड़ो, अब यूपीएससी नहीं होगा। मेरी पिताजी जो है से बात हुई तो पिताजी बोले कि देखो काफी लोग आ रहे हैं शादी ब्याह के लिए, आप शादी कर लीजिए। तो मैंने हामी भर दी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, एक बहुत संपन्न परिवार में शादी हुई। और जिस विचारधारा के नहीं थे कि पॉलिटिकली जुड़ना है, भगवान को वही मंजूर था। मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ गया और वहीं पर उन्हीं के यहाँ मेरी शादी हुई। उसके बाद संघर्ष के थोड़े रास्ते बदले। उसके बाद मेरी ट्रांसफर जो है राजेंद्र बाबू और हमारे फादर इन लॉ के सहयोग से मेरा ये सीएम पीडीएल में ट्रांसफर हो गया। जब मैं सीएम पीडीएल ट्रांसफर होके आ रहा था तो उस समय बी अकला चेयरमैन हुआ करते थे सीएमडी। हमारे राजेंद्र बाबू को बोला कि राजेंद्र बाबू ये लड़का है प्रतिभावान, लेकिन ये गलत डिसीजन ले रहा है, सीएम पीडीएल जा रहा है। राजेंद्र बाबू काफी योगदान दिया और सीएम पीडीएल में आकर के अंडर मैनेजर एक डिजिग्नेशन हुआ करता था, उस समय अंडर मैनेजर में ज्वाइन किया और आज महाप्रबंधक के पद पर हूँ। और महाप्रबंधक भूमिगत खनन विभाग का मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और यहाँ मेरी इस तरह की सफलता की चली कहानी प्रोफेशनल। लेकिन इस बीच में सामाजिक दायित्व, अपनी बहन की शादी भी मैं अपने कमाई से ही किया, पिताजी का सहयोग लिया। मेजर हमारा ही कंट्रीब्यूशन रहा, लड़का पसंद करने से लेकर के शादी करने तक का डिसीजन। और हमारा बहनोई आज माइनिंग इंजीनियर है, बीसीसीएल में पोस्टेड है। मेरा छोटा भाई जो है वो इंडियन एयरफोर्स में है और मंझला भाई जो है वकील है। और इन लोगों को भी ये मुकाम पहुंचाने में मेरा काफी संघर्ष रहा है, काफी मदद रहा है और ये सारे लोग सफल हुए। इसके बाद ये ही नहीं, मैं क्योंकि हमारे चाचा जी का देहांत 2005 में हो गया। उनके बच्चे छोटे छोटे थे, उनके 5 बेटियां 2 बेटे, उनकी 5 बेटियों की शादी मैंने की है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़ते थे। उन दोनों बच्चों को पढ़ा करके दोनों को डिप्लोमा कराया और दोनों को नौकरी भी लगाया। आज एक इंडियन ऑयल में है और एक सिम्फर में है। और उनकी एक बेटी, उसको भी नर्सिंग की कोर्स कराया और वो आज पूर्णिया में ग्रेड 1 का नर्स है। बहुत बढ़िया। तो आप देखते हैं संघर्ष से विजय प्राप्ति की एक कहानी हम आप तक लेके आए।
प्रमोद भैया की कहानी, जो इस समय CMPDIL में जनरल मैनेजर हैं और काफ़ी बड़ा पदभार है। इनके बारे में निजी रूप से जो हम जानते हैं वो है कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है। आमतौर पर इस सभी विभाग में ईमानदारी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, कहने सुनने में खराब लगेगा, लेकिन हम धन्य हैं और आपके कृतज्ञ हैं कि आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की। उम्मीद चलिए, है बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, हमें तो बहुत कुछ मिला है। आलोचना करने के लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन विवेचना करने के लिए हम आपको मजबूर करेंगे। धन्यवाद।